लॉरा रोज की तरह अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए निकलती है कि तभी उसे पुलिस का कॉल आता है। नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है। दरअसल लॉरा सीआईडी डिटेक्टिव है। लॉरा क्राइम लोकेशन पे पहुंचती है। विक्टिम की उम्र 19 साल के आसपास है। लड़की के शरीर पे चाकू से काटने के निशान हैं। असिस्टेंट बताती है कि लड़की के पेट से आंतड़ियां निकाल के फिर से उन्हें पेट में ठूस दिया गया होगा। खूनी कोई नौसिखा है। लड़की की पहचान नहीं हो पा रही। लाश के पास ना कोई मोबाइल फोन मिला है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ एक कीचेन मिली है जिस पर ए अल्फाबेट की रिंग लगी है। लॉरा को शक है कि ये काम मैडॉक का है, जिसे 4 दिन पहले ही बिल्कुल इसी तरह की हत्या के जुर्म में पकड़ा था। लड़की के नाखून टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लड़की की लाश को पासी के ब्रिज से नीचे फेंका गया था, क्योंकि नीचे कीचड़ में किसी भी तरह की निशान नहीं मिले। असिस्टेंट बताता है कि एक डॉगी को ये लाश मिली। जॉन नाम का आदमी अपने डॉगी को घुमाने यहाँ आया, तब उसे वो लाश दिखाई दी। तहकीकात से पता चलता है लड़की के मिसिंग की कोई भी कंप्लेंट नहीं की गई। लॉरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव एडम उसे इस केस में मदद करेगा। एडम को देखते ही लॉरा के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये एडम लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड था। एडम जानता है उसके आने से लॉरा खुश नहीं हुई। लॉरा एडम को केस के बारे में बताती है। उन्हें मैडॉक पे शक है। मैडॉक ने पैर में रिजेक्शन मिलने पर एक लड़की का इसी तरह मर्डर किया था। वो क्राइम सीन इस क्राइम सीन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो अब मैडॉक को इंट्रोगेट किया जाता है, मगर मैडॉक इस लड़की को नहीं पहचानता। वो बताता है कि उसने सिर्फ लूसी का मर्डर किया था। एडम उससे जुर्म कबूलवाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो मैडॉक की पिटाई तक करता है, जो बात लॉरा को अच्छी नहीं लगती। वो एडम पे गुस्सा होती है। ऑटोप्सी डॉक्टर से पता चलता है कि लड़की की हत्या 2 दिन पहले की गई थी, यानी मैडॉक मर्डरर नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो लॉकअप में था। डॉक्टर बताती है कि लड़की को किसी और जगह कत्ल करके यहाँ नदी किनारे फेंका गया। शरीर पे जो चाकू के घाव के निशान मिले हैं वो उसकी हत्या करने के बाद किए गए होंगे। लड़की की मौत उसका सर पटकने से हुई है। लड़की के शरीर पे चोट के भी निशान हैं। शायद खुद को बचाने के लिए उसने किलर के साथ हाथापाई की। किलर ने उसे पेट के बल नीचे गिरा के उसके हाथ को पीछे मोड़ के उसके सर को जमीन पे पटका होगा। हाथापाई में उसके नाखून उखड़ गए। नाखूनों में लकड़ी के अंश मिले हैं। शायद वुडन फ्लोरिंग थी। या तो किलर बहुत स्ट्रांग होगा या पागल। डॉक्टर बताती है किलर ने लड़की के पेट से आंतड़ियां निकाल के उन्हें ब्लीच वाटर से धोया और वापस अंदर रखा। वही बात उसने दांतों के साथ की। उसने विक्टिम के दांतों को ब्लीच वाटर से ब्रश किया ताकि कोई भी सुराग पीछे ना रहे। मर्डर के कुछ देर पहले विक्टिम के साथ शारीरिक संबंध रखे गए थे, क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में स्पर्म मिले हैं, मगर स्पर्म्स के डीएनए डेटाबेस में किसी से मैच नहीं होते, मैडॉक से भी नहीं। तभी लॉरा को पता चलता है किसी ने लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है। तो अब लड़की का नाम पता चलता है, एना, जो 19 साल की है और लिवोसिस सिटी में रहती है। तो अब लॉरा एडम के साथ एना के घर पहुंचती है। दरवाजा एना की सौतेली माँ वैलरी खोलती है। एना का डैडी एने ब्रैंडन बताता है कि शुक्रवार सुबह एना कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, मगर रात को वो वापस नहीं आई। उसने सोचा एना अपने माँ के पास गई होगी। जब 2 दिन बाद एना के भाई अल्फ्रेड से पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। एना सुबह कॉलेज में जाया करती थी। वहाँ उसकी एक सहेली थी, इविटा। वैलरी बताती है कॉलेज के बाद शाम को एना आर्ट स्कूल में गाना सीखने जाया करती थी, जहाँ वैलरी भी म्यूजिक टीचर है। 6:30 बजे वो स्कूल से निकली। उसके बाद वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। साइरस उसका सिंगिंग टीचर था, जो उसे गाना सिखाया करता था और जो उनका फैमिली फ्रेंड भी है। लॉरा इसी सोच में पड़ जाती है वो कौन मॉन्स्टर होगा जिसने इतने ब्रूटली इस मासूम लड़की का मर्डर किया। अब पुलिस एना की चीजें उसकी माँ जेमा और ब्रैंडन को दिखाती है, जिसे वो पहचान जाते हैं। वो सब देख के ब्रैंडन और जेमा समझ जाते हैं उनकी बेटी अब जिंदा नहीं। लॉरा ब्रैंडन को बताती है जब तक तहकीकात खत्म नहीं होती उन्हें एना के बॉडी की कस्टडी नहीं मिल सकती। जेमा तो शॉक में चली जाती है। अब लॉरा जेमा से एना के दोस्तों के बारे में पूछती है। वो बताती है एना का एक बॉयफ्रेंड भी था, ओलिवर। दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, मगर 2 हफ्ते पहले एना ने उससे ब्रेकअप किया। दोनों में काफी झगड़े होते थे। वो लड़का वैसे भी ठीक नहीं था। एना जेमा के नहीं बल्कि अपने डैडी ब्रैंडन के घर में रहा करती थी। जेमा बताती है मेरा घर 1 बेडरूम का है। वहाँ तो एना की खुद की रूम भी है। हर जवान लड़की प्राइवेसी पसंद करती है। लॉरा जानना चाहती है एना के उसकी सौतेली माँ वैलरी के साथ कैसे रिश्ते थे। जेमा बताती है अपने डैडी के प्यार के खातिर एना ने वैलरी को एक्सेप्ट किया था, मगर वो वैलरी को पसंद नहीं करती थी। वैलरी ब्रैंडन की जिंदगी में आई और हमारा घर टूट गया। वो घर भी ब्रैंडन ने हमारे लिए बनवाया था। पुलिस चीफ बताते हैं
कि एना के मर्डर के वक्त उसका डैडी ब्रैंडन होटल में अपने दोस्तों के साथ था। वैलेरी उसी आर्ट स्कूल में म्यूजिक टीचर है, मगर उस शाम 6:30 बजे उसने बेबीसिटर से अपनी नवजात बच्ची को पिकअप किया और 8 बजे वो अपने घर में थी। इसकी गवाह उसकी सहेली है, जेमा 6 बजे ऑफिस से घर लौटी। फिर वो और उसका बेटा अल्फ्रेड दोनों काफी देर तक टीवी देख रहे थे। एना का मोबाइल गायब है, तो उसे ट्रैक करने का फैसला लिया जाता है। एना के कॉल लिस्ट से पता चलता है कि उसे किसी अननोन नंबर से इंटीमेट मैसेज भेजे गए थे। एना ने मरने के पहले जिससे शारीरिक संबंध बनाए थे, क्या वही उसका किलर है? अब पुलिस ब्रैंडन के घर जाके घर की तलाशी लेती है। एना के रूम में मिले अटेंडेंट बुक से पता चलता है एना सिंगिंग क्लास में भी रेगुलर नहीं जाया करती थी। तभी पुलिस को बाथरूम में छुपा के रखा एक नेकलेस मिलता है। ब्रैंडन और वैलेरी दोनों उस नेकलेस को नहीं पहचानते। वैलेरी को लगता है कि वो नेकलेस एना को उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया होगा। अगले दिन लॉरा एना के भाई अल्फ्रेड से पूछताछ करती है। अल्फ्रेड बताता है कुछ दिनों से एना का सिंगिंग में से इंटरेस्ट उड़ चुका था, वो खोई खोई सी रहती थी। लॉरा को लगता है कि एना किसी में इन्वॉल्व हुई थी, मगर उसने ये बात सबसे छुपा के क्यों रखी? अल्फ्रेड बताता है मम्मी और डैडी के डिवोर्स ने उसे डिस्टर्ब किया था। तभी लॉरा एडम को ओलिवर का मैसेज दिखाती है, जो उसने एना को दी हुई धमकी होती है कि अगर तुम किसी और से प्यार करोगी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जेमा बताती है कि नेकलेस देना तो दूर की बात है, ओलिवर ने कभी एना को अपने पैसे से एक कॉफी तक नहीं पिलाई। अब लॉरा कॉलेज जाके इविटा से मिलती है। इविटा बताती है कि एना का ओलिवर के साथ 1 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हुआ। एना उसके शकीले स्वभाव से तंग आ चुकी थी। ब्रेकअप ने ओलिवर को पागल कर दिया। एना उसे अवॉइड करने लगी, जिससे वो और डिस्टर्ब हुआ। अब लॉरा और एडम ओलिवर से मिलते हैं। ओलिवर एना को गाली गलौज करते हुए कहता है कि उसे कोई और मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। ओलिवर उन्हें टालने की कोशिश करता है तो एडम उसे आड़े हाथ लेता है। ओलिवर बताता है कि शुक्रवार शाम को वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। 2 महीने से एना ने उसके साथ शारीरिक संबंध रखने से भी मना किया था। वो चोरी छुपे किसी और को डेट करने लगी थी। लॉरा इसी सोच में पड़ जाती है कि किलर ने ब्लीच से एना का मुंह और आंतड़ियां क्यों साफ की? क्या हाथापाई के वक्त एना ने किलर के हाथ को काटा था? क्या किलर की ऐसी कोई चीज एना के मुंह में चली गई जिसके सबूत मिटाने के लिए ब्लीच जैसा लिक्विड ही काम आ सकता है? मगर वो चीज क्या थी? तो लॉरा ऑटोप्सी डॉक्टर से कहती है वो एना के दांत को बारीकी से एग्जामिन करे, जरूर कुछ हाथ लगेगा। लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि एना के शरीर में पाए गए स्पर्म्स ओलिवर के नहीं हैं, और ये भी साबित होता है कि एना के मर्डर के वक्त ओलिवर पब में अपने दोस्तों के साथ था। तहकीकात से पता चलता है एना के फोन का लास्ट लोकेशन आर्ट स्कूल था, जो 7:30 बजे का टाइम बता रहा है, मगर स्कूल तो 6:30 बजे बंद होता है। लॉरा एडम को बताती है हाथापाई के वक्त एना ने किलर के हाथ को काटा। उसका खून एना के दांतों में लगा होगा और उसी ब्लड को ट्रेस ना किया जाए, इसलिए किलर ने उसके मुंह और पेट को ब्लीच से साफ किया। ब्लीचिंग से डीएनए मिट जाते हैं। अब दोनों आर्ट स्कूल पहुंचते हैं और एना के सिंगिंग टीचर साइरस से मिलते हैं। लॉरा नोटिस करती है कि सवाल पूछते वक्त साइरस अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। साइरस बताता है वो एना के फादर ब्रैंडन का बचपन का दोस्त है, इस हिसाब से वो उनका फैमिली फ्रेंड था। एना अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस करती थी। एना अपने फादर ब्रैंडन से गुस्सा थी कि उसने दूसरी शादी की। एडम उसे नेकलेस दिखाता है, मगर साइरस उसे नहीं पहचानता। तभी लॉरा की नजर वहां रखे टूथब्रश पे जाती है। एना को कत्ल करने के बाद किलर ने उसके दांत को ब्रश से साफ किया था। साइरस बताता है कि गला साफ करने के लिए वो सिंगर को ब्रश करने की सलाह देता है। अब लॉरा वॉशरूम जाती है तो उसे वहां रखी ब्लीच की बोतल दिखाई देती है। लॉरा समझ जाती है जरूर एना का मर्डर यहीं पे कहीं किया गया होगा। ढूंढते हुए वो कॉन्सर्ट हॉल पहुंचती है, जहां नीचे वुडन फ्लोरिंग लगाई गई है। लॉरा स्टेज पे निशान ढूंढने लगती है और वो उसे मिल ही जाते हैं। फ्लोर में फंसे कुछ बाल उसे दिखाई देते हैं। वो तुरंत कॉल करके फोरेंसिक टीम को बुलाती है। फोरेंसिक टीम को फ्लोर पे एना के बाल, बॉडी टिश्यू और ब्लड मिलता है। लॉरा कंफर्म हो जाती है ये वही जगह है जहां एना का मर्डर किया गया। एडम बताता है कि स्कूल में एंट्री करने के लिए सभी टीचर को कोड नंबर दिए गए हैं, जिससे पता चलता है वो कब स्कूल आए और चले गए। साइरस 4 बजे स्कूल में आया, 6:30 बजे चला गया, फिर 7 बजे वापस आया और 7:30 बजे चला गया, मगर रात को 1 बजे वो फिर से आया और 2:30 बजे वापस चला गया। लॉरा समझ नहीं पाती इतनी रात साइरस स्कूल में क्यों आया। एडम को लगता है पहले वो एना की लाश को यहीं पे छोड़ गया होगा और रात को लाश को डिस्पोज करने वो वापस आया होगा। इतनी देर में उसने अपने लिए गवाह भी खड़े किए होंगे। वापस आने के बाद ब्लीच से जमीन को साफ कर दिया गया। पुलिस वायरस के घर की तलाशी लेती है।
तो उन्हें चाकू मिलता है और वो फोन भी मिलता है जिससे एना को इंटीमेट वाले मैसेज किए गए थे। तो अब साइरस को अरेस्ट किया जाता है। लॉरा को लगता है कि हाथापाई के कोई ना कोई निशान साइरस के शरीर पे जरूर होंगे, तो वो साइरस को अकेली इंट्रोगेट करने जाती है। लॉरा साइरस से कहती है, तुम जिस अननोन नंबर से एना को इंटीमेट मैसेज किया करते थे वो मोबाइल भी तुम्हारे घर से बरामद किया गया है। फोरेंसिक ने कंफर्म किया है एना के प्राइवेट पार्ट्स में पाए गए स्पर्म्स तुम्हारे ही है। साइरस मान जाता है कि उसके एना के साथ शारीरिक संबंध थे और एना को इस संबंधों से कोई आपत्ति नहीं थी। साइरस बताता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लॉरा पूछती है, फिर तुमने एना का मर्डर क्यों किया? साइरस कहता है, मैंने एना का मर्डर नहीं किया, वो उस शाम 6:30 बजे जब स्कूल से निकली तब जिंदा थी। लॉरा चीफ को बताती है कि साइरस का एना के साथ सीक्रेट अफेयर था। उस शाम 6 बजे दोनों साइरस के केबिन में इंटीमेट हुए। साइरस का कहना था एना 6:30 बजे स्कूल से चली गई, मगर एना के मोबाइल से पता चलता है वो 7:30 बजे तक स्कूल में ही थी। साइरस का कहना था वो 6:30 बजे स्कूल से निकल गया, ना वो वापस 7 बजे आया ना रात 1 बजे। किसी ने उसका कोड नंबर इस्तेमाल करके स्कूल में एंट्री की होगी। स्टाफ रूम से किसी भी टीचर का लॉक कोड नंबर जाना जा सकता है। साइरस स्कूल से निकलने के बाद एक स्टोर में गया, मगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो साइरस के पास कोई ठोस गवाह नहीं कि एना के मर्डर के वक्त वो कहीं और था। मगर पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं कि साइरस ने एना का मर्डर किया। या एडम इस बात से लॉरा पे खफा है कि वो उसका पार्टनर होने के बावजूद वो अकेली इन्वेस्टिगेशन करती है और अकेली इंट्रोगेट करती है। लॉरा कहती है, जब कोई बात अचानक मेरे दिमाग में आती है तो फिर मैं इंतजार नहीं करती। एडम उससे कहता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड किसी दिन तुम्हें फंसा ना दे। लॉरा एडम को प्रॉमिस करती है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पुलिस चीफ बैड न्यूज़ लाता है कि साइरस के फ़ोन लोकेशन से पता चला है वो स्कूल से 6:30 बजे निकलने के बाद पहले स्टोर में और बाद में अपने घर गया था। एना का मर्डर टाइम 7:30 है और साइरस के पास उस स्टोर का बिल भी है जिस पर 7:30 बजे का टाइम है, मतलब वो उस वक्त स्टोर में था। तो अब साइरस को छोड़ देने का फैसला लिया जाता है। तभी ऑटोप्सी डॉक्टर लॉरा को बुला के बताती है कि एना के दांतों में गैप थी, जहाँ फंसा हुआ नीले कलर का एक अजीब पदार्थ मिला है जो कोई खाने वाली चीज नहीं। उसे लैब में एनालिसिस के लिए भेजा गया है। यहाँ एना की फैमिली की तरफ से वैलेरी मीडिया के सामने रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एना का शव अंतिम संस्कार के लिए दिया जाए। ब्रैंडन कहता है 2 हफ्ते होने के बाद भी पुलिस को एना के कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अक्षम और एरोगेंट है। तो अब ब्रैंडन एना के कातिल पे $2 लाख का इनाम जाहिर करता है। जो कोई उसे पकड़ेगा उसे वो दिया जाएगा। तो अब लॉरा और एडम ब्रैंडन के घर पहुंचते हैं। एडम वैलेरी से कहता है वो इन्वेस्टिगेशन में अड़चने पैदा कर रहे हैं। वैलेरी उनसे कहती है, सालों पहले मेरे डैडी का घर जलाया गया जिसमें मेरे माँ बाप के साथ मेरी छोटी सिस्टर भी मर गई, मगर पुलिस उस आदमी को नहीं पकड़ पाई जिसने घर को आग लगाई। उस हादसे की वजह से मैं आग से डरने लगी। छोटी सी ज्योति से भी मैं दूर रहती हूँ। वह हादसा मुझे आज भी सोने नहीं देता। इसकी जिम्मेदार पुलिस है। मेरा तभी से पुलिस पे से विश्वास उठ चुका है। एना के कातिल को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे। वो एरोगेंटली लॉरा से कहती है, तुम्हें बच्चे नहीं तो तुम उस प्यार की अहमियत को क्या जानो। वैलेरी की बातों से लॉरा हर्ट होती है। तभी पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि जेमा ने नींद की गोलियां खा के सुसाइड करने की कोशिश की। अब मेडिकल साइकेट्रिस्ट किलर का एनालिसिस लॉरा और एडम को देता है कि किलर सोशियोपैथ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आदमी है। उसका उस आर्ट स्कूल में आना जाना होगा। तो अब एडम आर्ट स्कूल से एम्प्लॉय की लिस्ट मंगवाता है जिसमें जॉन नाम सुन के लॉरा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जॉन वही है जिसे नदी किनारे एना की लाश मिली थी। पता चलता है कि ये जॉन 15 साल की उम्र में स्कीजियो डिसऑर्डर पे ट्रीटमेंट ले चुका है। आर्ट स्कूल में वो क्लीनर का काम करता है और ये जॉन उस जगह से काफी नजदीक रहता है जहाँ एना की लाश मिली। तो अब लॉरा और एडम जॉन के घर जाते हैं। जॉन बताता है शुक्रवार की शाम को वो घर पे ही था, मगर उसके पास कोई गवाह नहीं। एडम जॉन की घर की तलाशी लेता है तो उसे वॉश बेसिन में खून के धब्बे मिलते हैं। जॉन बताता है कि कॉन्सर्ट हॉल की साफ सफाई करने का काम वही किया करता था और वो एना को अच्छी तरह से पहचानता है। तभी एडम को बास्केट में खून से लथपथ टॉवेल मिलता है। तो अब जॉन को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ आर्ट स्कूल में एना की याद में मेमोरियल रखा जाता है। रात को लॉरा पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे कंप्यूटर पे एना के मेमोरियल फंक्शन के फोटो देखने लगती है कि एक फोटो देख के वो हैरान होती है। फोटो में वैलेरी मोमबत्ती लिए खड़ी है। उसे उस दिन वैलेरी ने कई बात याद आती है
कि वो आग से बहुत डरती है, यहाँ तक कि वो छोटी सी ज्योति से भी दूर रहती है। तभी उसे याद आता है कि उसने वैलेरी को फायरप्लेस में लकड़ियां डालते हुए देखा था। जो आग से इतनी डरती है वो ये कैसे कर सकती है? वैलेरी ने कहा था बचपन के उस आग वाले हादसे में उसकी पूरी फैमिली जल के मरी थी, जिसमें उसकी छोटी सिस्टर भी थी। तो अब लॉरा उस 20 साल पुराने आग वाले हादसे की न्यूज देखती है तो पता चलता है आग से उसकी छोटी सिस्टर को बचाया गया था। मतलब वैलेरी ने झूठ बोला था कि उसकी छोटी सिस्टर आग में मर गई। अगले दिन लॉरा वैलेरी की सिस्टर लीजा से मिलने जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में एडम लॉरा का इंतजार कर रहा है क्योंकि उन्हें जॉन को इंट्रोगेट करना है। लॉरा के न आने से वो उस पर चिढ़ जाता है और अकेला ही जॉन को इंट्रोगेट करता है। फोरेंसिक लैब से पता चलता है कि जॉन के घर में जो खून के धब्बे पाए गए वो किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के थे और वो शाम 5 बजे ही आर्ट स्कूल से घर चला गया था। यहाँ लॉरा लीजा से मिलती है। लीजा बताती है कि वैलेरी बचपन से साइको थी, उस पर साइकोथेरेपी चल रही थी, वो हर किसी पे जलती थी, उसे मुझसे भी जलन होती थी। एक रात अचानक हमारे घर को आग लगी। आग मेरे पेरेंट्स और मेरे बेडरूम में लगी थी। मैं नसीब से बच गई मगर मेरे पेरेंट्स मर गए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो आग वैलेरी ने ही लगाई थी। उसके बाद भी उसने मुझे मारने की कई कोशिशें की। मेरे ड्रिंक्स में सिडेटिव की गोलियां मिलाई, मेरे स्कूटर के ब्रेक फेल किए। जब मैं 18 साल की थी तो मैं एक लड़के से प्यार करने लगी जो वैलेरी को देखा नहीं गया। उसने मेरे ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला के मुझे मारने की कोशिश की। मैं कैसे पैसे बच गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वैलेरी वहाँ मुझसे मिलने आई थी। मुझे बेहोश समझ के उसने मुझे धमकी दी, इस बार तुम बच गई, अगली बार नहीं बचोगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हुई और मैंने वैलेरी से सब रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि मैंने मेरा नाम भी चेंज किया। लीजा बताती है कि वैलेरी को डायरी लिखने की आदत है। उसमें वो सब बातें लिखती है जो उसके मन में होती है और जो वो करती है। उसी डायरी से मुझे पता चला वो मुझे मारना चाहती है। वो उस डायरी को बाथरूम में छुपा के रखती है। अब लॉरा वैलेरी के घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है कि एना के दांत में जो नीला पदार्थ मिला वो दरअसल एक नेल पेंट है, मगर एना कभी इस कलर का नेल पेंट इस्तेमाल नहीं करती थी। यहाँ लॉरा एडम को कॉल लगाने की कोशिश करती है मगर वो फोन नहीं उठाता, तो वो वॉइस मैसेज भेजती है कि वैलेरी सस्पेक्टेड मर्डरर है, वो उसके घर जा रही है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में चीफ फ्रस्ट्रेट होता है कि जिसे सस्पेक्ट समझ के अरेस्ट करते हैं वो खूनी नहीं निकलता, तो वो एडम को केस से हटाने का फैसला करता है। यहाँ लॉरा वैलेरी के घर पहुंच जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में एडम लॉरा का मैसेज सुनता है और वैलेरी के घर की तरफ भागता है। यहाँ लॉरा वैलेरी से बहाना बनाती है कि उसे फिर से एक बार एना के रूम की तलाशी लेनी है। तभी वैलेरी की बेबी रोने लगती है। अब जैसे ही वैलेरी बेबी को देखने अंदर जाती है वही मौका देख के लॉरा वैलेरी के रूम की तलाशी लेती है, तो बाथरूम में मिरर के पीछे छुपाई वैलेरी की डायरी उसे मिलती है। डायरी पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें वैलेरी ने लिखा होता है वो एना से कितनी नफरत करती है क्योंकि ब्रैंडन एना की बहुत केयर करता है। आगे लिखा होता है शुक्रवार शाम 7 बजे एना कॉन्सर्ट हॉल में मुझसे मिली। उसने मुझे डायरी के वो फोटो दिखाए जिसमें मैंने लिखा था मैंने मेरी फैमिली को खुद आग लगा के मारा। वो पेज भी उसने डायरी से फाड़ के अपने पास रखे थे। वो ब्रैंडन को मेरे खिलाफ करना चाहती थी। अगर ब्रैंडन को मेरी उस करतूतों के बारे में पता चल जाएगा तो आगे क्या होगा? मेरा पति, मेरी बच्ची, मेरा घर सब खत्म हो जाएगा। शादी के पहले मेरे कूपर नाम के आदमी से संबंध थे जिससे मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मैंने एबॉर्शन किया था, जो बात मैंने ब्रैंडन से छुपा के रखी थी। डायरी के वो पन्ने भी एना के पास थे। लॉरा डायरी पढ़ रही होती है कि वहाँ वैलेरी आती है। वैलेरी उससे कहती है आखिर तुम्हें वो मिली गई, चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मगर जैसे ही लॉरा उसके साथ जाने मोड़ती है वैलेरी शॉक चार्जर से उसे बेहोश करती है। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि वैलेरी ने एना को मारने का पहले ही मन बना लिया था। तो वैलेरी शुक्रवार शाम 7 बजे अपना फोन घर पे ही छोड़ के एना से मिलने आर्ट स्कूल गई। एना ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एना चाहती थी कि वैलेरी ब्रैंडन से डिवोर्स ले और उसे हमेशा के लिए छोड़ दे, वरना वो डायरी के उन पन्नों को ना सिर्फ ब्रैंडन को बल्कि पुलिस को भी देगी। गुस्सा होकर वैलेरी ने उस पर अटैक किया। दोनों में हाथापाई शुरू हुई मगर साइको वैलेरी के सामने एना टिक नहीं पाई। एना ने उसके हाथ को काटा जिससे वैलेरी का नेल पेंट उसके मुंह में चला गया। तो वैलेरी ने एना का सर पटक के उसे वहीं पे मार दिया। वो जानती थी सुबह तक स्कूल में कोई नहीं आएगा, तो उसने घर जाके अपने दोस्त को वहाँ बुला के अपना अलाबाय यानी गवाह बनाया। फिर वो रात 1 बजे आर्ट स्कूल पहुंची। साइरस का कोड इस्तेमाल करके उसने
स्कूल में एंट्री की। ब्लिस से एना का मुंह साफ किया, उसके शरीर पे चाकू के काटने के निशान बनाए, उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाके उसके पेट को काट के उसकी आंतड़ियों को भी ब्लिस से साफ किया। फिर उसे प्लास्टिक बैग में बंद करके ब्रिज से नीचे नदी किनारे फेंक दिया। और कूपर ने एने वैलेरी के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दिए हुए नेकलेस को उसने एना के बाथरूम में छुपा दिया, ताकि पुलिस को ऐसा लगे एना का किसी के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था। अब वैलेरी बेहोश लॉरा को टब में डुबो के मारने की कोशिश करती है। पानी के नीचे लॉरा का दम घुटने लगता है। तभी एडम पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। वैलेरी को अरेस्ट किया जाता है तो अधमरी लॉरा को पंपिंग करके एडम बचाता है। ब्रैंडन बिलीव नहीं कर पाता कि उसकी वाइफ ने उसकी बेटी का मर्डर किया। वैलेरी उसे बेशर्मी से कहती है, एक बेटी मर गई तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो है। बेटी की कस्टडी ब्रैंडन को दी जाती है। तो यहाँ लॉरा हॉस्पिटल में जाके जेमा को बताती है कि उसकी बेटी की कातिल उसकी सौतनी थी। जेमा अपने आंसू रोक नहीं पाती। आखिर में लॉरा और एडम के बीच के गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।